उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। हम लोग भारतीय इतिहास पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेधा आईएएस के द्वारा एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया गया है जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। इस क्विक रिवीजन सीरीज को आप तक मोविशाला के प्लेटफॉर्म से प्रदान किया जाता है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस क्विक रिवीजन सीरीज का एक उद्देश्य है कि भाई जो भी विद्यार्थियों की प्रारंभिक परीक्षा में जटिलता है उस जटिलता को हम दूर कर सकें, उस जटिलता को हम खत्म कर सकें, जिसमें कि विद्यार्थी एक सिक्योर मार्क्स प्राप्त करके और निश्चिंत होकर मुख्य परीक्षा पर अपना ध्यान फोकस कर सके। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी इस डायलेमा में रहते हैं कि मेरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, कोई कुछ। मेरा एक उद्देश्य है कि इस सीरीज के माध्यम से हम आपको वहां तक पहुंचा दें जहां डायलेमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसमें इस मोविशाला प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिसमें कि हजारों और लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचना संभव हो सका है। तो हम लोग इस क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से जिन खंडों की बात कर रहे हैं उसमें एक खंड की चर्चा हमने भारतीय राज व्यवस्था से शुरू की है। आज एक दूसरे खंड पे भी बात हम लोग करने जा रहे हैं और वह खंड है भारत का इतिहास। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस सेक्शन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसा कहें कि इसके बिना आप बीपीएससी की परीक्षा पास भी नहीं कर सकते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और आम तौर पे इसमें अगर हम कोशिश करें, अगर हम मन से और पूरे एक पुख्ता मटेरियल के साथ, एक इनरिच्ड मैटर के साथ अगर हम लोग तैयारी करें, तो मेरा दावा है कि इसमें जो 35 से 40 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, इसमें आराम से आप 95 से 98% क्वेश्चन जो है वो आप हल कर सकते हैं। अब उसके लिए लेकिन एक मजबूत रणनीति, एक मजबूत नींव और एक इनरिच स्टडी मटेरियल की जरूरत है। आइए हम लोग अपने उस लक्ष्य के तरफ आज इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। मेरा अपना एक शैली है कि भाई जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले उससे हम परिचित हो लेते हैं कि उसका क्या मतलब है, वह क्या है, उसको कहते क्या है। तो यहां एक शब्द लिखा है इतिहास। सबसे पहली बात कि इतिहास है क्या, इतिहास का मतलब क्या होता है और इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इतिहास जो है वो एक ग्रीक शब्द से बना है ना, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, वह शब्द है हिस्टोरिया, है ना, हिस्टोरिया। इसी से इस हिस्ट्री का निर्माण हुआ है ना, हिस्ट्री बना है। इस हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, है ना, अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, है ना, यही है हिस्टोरिया और इसी से बना है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का अगर आप थोड़ा सा 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात करिए तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में एक
लेखक हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, है ना, और वहीं से इस हिस्ट्री का विकास क्रम आप देख सकते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। 5वीं सदी ईसा पूर्व में इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिका, और वहीं से इस हिस्ट्री का विकास क्रम शुरू हुआ है। तो इतिहास का तो चलो ये उत्पत्ति हो गया। एक परिभाषा क्या हो सकता है इस इतिहास का, एक डिफिनीशन क्या हो सकता है इस इतिहास का, तो आइए हम उस डिफिनीशन के बारे में भी बात करते हैं। अगर हम इतिहास के डिफिनीशन को जाने और उसको पकड़ने का प्रयास करें, तो इतिहास का एक डिफिनीशन है कि भाई जब एक निश्चित काल क्रम का हम अध्ययन करते हैं, है ना, बीती हुई घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, भूतकाल की घटनाओं का, भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है ना। देखो कह रहा है कि भूतकाल की घटनाओं का, साधारण भाषा में हिस्ट्री को लोग कहता था कि हिस्ट्री क्या है, तो कहते थे कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। वो गलत नहीं है, बस उसी परिभाषा को थोड़ा सा हम लोग परिमार्जित कर दे रहे हैं, उसी का परिमार्जन कर रहे हैं कि भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी जो घटना पीछे बीत गई है, उसी घटना का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है ना। तो अब ये व्यवस्था का क्या मतलब है और क्रमबद्धता का क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए कि आज भी हम लोग जी रहे हैं, कल के लिए हम लोग भी इतिहास हैं। तो हम लोगों के जीवन में भी प्रत्येक दिन कुछ राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, कुछ सामाजिक घटनाएं घट रही हैं, कुछ हमारे साथ आर्थिक घटनाएं घट रही हैं, कुछ हमारी सांस्कृतिक घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के ये 4 पक्ष होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ये चारों पक्ष होता है, और ये चारों घटनाओं से व्यक्ति प्रतिदिन रूबरू होता है। तो यही हर काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं का अध्ययन ही व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। और उसी का अगर क्रमबद्धता से अध्ययन करिए, क्रमबद्धता मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक अगर हम अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इतिहास। ये नहीं कि आज पढ़ लिए प्रागैतिहासिक काल और कल पढ़ेंगे अब फिर गांधी युग, फिर परसों आएंगे तो पढ़ लेंगे गुप्त काल, फिर पढ़ेंगे मौर्य काल। ये नहीं, ऐसे नहीं। इतिहास जो है वो एक कॉम्बिनेशन का स्टडी है, वो एक सीरीज का अध्ययन है जो एक निश्चित क्रम का डिमांड करता है ना, जो एक सीरीज की मांग करता है। तो ये है क्रमबद्धता, एक के बाद एक का अध्ययन। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये तो चलो भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या है भाई, तो इसमें निरंतरता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतरता और परिवर्तनीयता, निरंतरता और परिवर्तनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कंटिन्यूटी एंड चेंज पाया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें आज कंटिन्यू कर रही हैं वो चीजें कल भी कंटिन्यू करेंगी।
हाँ, कुछ चीजें कंटिन्यू कर भी सकती हैं और कुछ चीजें परिवर्तित भी हो सकती हैं, है ना। तो इतिहास भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है जिसमें निरंतरता और परिवर्तनीयता का गुण पाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, देखिए मैं दो काल का उदाहरण आपके साथ ले रहा हूं। एक महत्वपूर्ण काल है जिसको हम हड़प्पा काल कहते हैं, और एक इधर मैं लिख रहा हूं वैदिक काल। दोनों एक दूसरे के बाद का काल है, हड़प्पा पहले और उसके बाद वैदिक। अब देखो यहां हड़प्पा काल की एक विशेषता है कि हड़प्पा काल का समाज मातृसत्तात्मक समाज है ना, मातृसत्तात्मक समाज है। आप देखिए कि ये कंटिन्यू कर रहा है वैदिक काल में भी, यहां भी मातृसत्तात्मक समाज है। खासकर मैं यहां जरूर नोट करूंगा पूर्व वैदिक काल, जो हड़प्पा काल के तुरंत बाद का समय है। पूर्व वैदिक काल समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक समाज है। यानी हड़प्पा की इस विशेषता को इस वैदिक काल ने भी क्या किया? कैरी फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया। तो इसमें कह सकते हैं कि ये कैसा गुण है भाई? तो निरंतरता का गुण है। लेकिन मैंने कहा कि भाई निरंतरता भी होता है और परिवर्तनीयता भी होता है, यानी कंटिन्यूटी भी होती है और चेंज भी होता है। तो एक उदाहरण लीजिए, जो मैं चेंज वाला उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। हड़प्पा का जो नगर योजना है या हड़प्पा की जो सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता है ना। वही आप अगर वैदिक को देख लो तो वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता है ना। यहां दिख रहा है कि हड़प्पा में कैसे नगरीय सभ्यता थी और वैदिक कैसे ग्रामीण सभ्यता हो गई। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें कंटिन्यू करती हैं और कुछ चीजें चेंज कर जाती हैं। इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। इसी के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहते हैं, है ना। अब भारत में जो अध्ययन हम लोगों को हिस्ट्री का अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से करना है, उस अगर दृष्टिकोण को आप देखिएगा तो उसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में इतिहास का आपको विभाजन उस समय दिखेगा। पहले को कहते हैं हम प्राचीन भारत, है ना। ये मैं विभाजन जो कर रहा हूं ये हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से विभाजन है ना। जो अध्ययन और अध्यापन का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से मैं इसको विभाजित कर रहा हूं। प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत, है ना। एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अगर हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम प्रारंभ से यानी पृथ्वी का जन्म जब से हुआ तब से, पृथ्वी की कहानी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, मानव की कहानी, मानव का कैसे जन्म हुआ, फिर मानव के विभिन्न जो टाइप्स आपको देखने को मिले जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैथेंथकोपस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, है ना। ये सारा कुछ इसमें हम लोग जानते हैं। मानव सदृश प्रजातियां आई जैसे होमोनिड, क्रोमैग्नन, है ना। ये सारा चीज इसमें हम लोग यहां से हम लोग शुरू करेंगे प्रारंभ से, और फिर आएंगे हम लोग पाषाण काल जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस सारे चीजों की चर्चा, फिर हड़प्पा, फिर वैदिक और फिर आगे। तो ये प्रारंभ से लेके और हम आते हैं 647 ईस्वी का काल है जिस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना। हर्षवर्धन की मृत्यु तक हम लोग इस काल में के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, है ना। उसके बाद मध्यकाल हम लोग शुरू करेंगे 647 ईस्वी से लेकर और 1707 ईस्वी तक इसको करेंगे।
647 ईस्वी से लेके और 1206 ईस्वी तक इसको पूर्व मध्यकाल करते हैं, है ना, पूर्व मध्यकाल के नाम से इसको जानते हैं। और 1206 से फिर 1526 तक आपको दिल्ली सल्तनत मिलेगा। और फिर 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई से जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, उसके बाद मुगल सत्ता स्थापित हो गई। और मुगल सत्ता जो है वो चली तो 1857 तक, लेकिन 1707 में रोक देते हैं औरंगजेब की मृत्यु के समय। और उसके बाद फिर आधुनिक भारत हम लोग पढ़ते हैं 1707 ईस्वी से लेके और 1964 ईस्वी तक के इतिहास, है ना। ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से यही विभाजन है। सबसे अधिक प्रश्न हमारे इस सेक्शन से आएंगे। अगर 35 प्रश्न आ रहा है तो मान के चलिए कि 20 प्लस प्रश्न जो होंगे वो आधुनिक भारत से ही होंगे। इधर नया ट्रेंड देखने को मिला है कि मध्यकाल से प्रश्नों की संख्या में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो लगभग मान के चलिए कि आपको 5 या थोड़ा 5 प्लस 5 से 7 क्वेश्चन आपके इस मध्यकाल से, और शेष जो क्वेश्चन होगा वो आपके एंशिएंट इंडिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। और खासकर अगर बीपीएससी का बात कर लीजिए तो एंशिएंट इंडिया का कुछ सेलेक्टेड जगह है जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। जैसे बौद्ध और जैन काल एकदम फिक्स जगह है, वहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मौर्य काल प्रश्न आएगा ही आएगा। गुप्त काल प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए ये बहुत आसान है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत पे बहुत फोकस, हम लोगों को बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आप निश्चिंत रहेंगे। मात्र 8 से 10 घंटे की क्लास एंशिएंट इंडिया और 8 से 10 घंटे की क्लास मेडिवल इंडिया, आपका टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएगा उससे। अभी हम लोगों को मुख्य फोकस जो है वो आधुनिक भारत से करना है। और हम अपनी शुरुआत भी जो टॉपिक का होगा वो आधुनिक भारत से ही करेंगे। मॉडर्न इंडिया से ही हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग आज से अपने उस खंड को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो मैं आधुनिक भारत को कई सीरीज में बांट कर पढ़ाता हूं, कई सीरीज में डिवाइड कर देता हूं, कई सीरीज में उसको विभाजित कर देता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले ये पहला आपको मिलेगा, पहला भाग होगा हम लोगों का आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरा जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, है ना, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। जो तीसरा टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जो चौथा टॉपिक हम लोग होगा वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। और उसके बाद जो एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे वो थोड़ा सा व्यक्तित्व की चर्चा कर लेंगे, है ना, थोड़ी पर्सनालिटी की चर्चा कर लेंगे। तो इतने भागों में, ये कुल 4 भागों में, 5 भागों में बांटकर हम लोग अपने खंड को देखेंगे, पूरे आधुनिक भारत को
पढ़ेंगे। जो हम लोगों को शुरू करना है अपने इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। यहां से आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। इस आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटेन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा किया और किस तरह से भारत से शोषण को आगे बढ़ाया। जैसे इसमें विभिन्न सेक्टोरल डिवीजन कर देंगे हम लोग, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में दो चीज पढ़ना है। एक तो विभिन्न बंदोबस्त, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, और दूसरा इसमें टॉपिक होगा कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम लोग उद्योग देख लेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में अंग्रेजों की क्या नीतियां रही और किस प्रकार से भारत में जो परंपरागत उद्योग, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, कैसे उनको उन लोगों ने समाप्त कर दिया, कैसे उनको उन लोगों ने खत्म कर दिया, है ना। उसके बाद हम लोग रेलवे देख लेंगे, रेलवे का कैसे भारत में विकास होता है, तो 3 चरण में रेलवे का विकास हुआ, उसको देखेंगे। धन का निष्कासन, कैसे दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके बाद उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे जैसे लोग उसमें शामिल रहे और उन लोगों ने उस धन के निष्कासन के सिद्धांत को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग उसमें अकाल देख लेंगे, है ना। और इस प्रकार से ये भारत का जो आर्थिक इतिहास होगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। उसका जो प्रिंटेड नोट्स वगैरह होगा वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए क्लास में ही सुनकर सारी चीजें याद हो जाएंगी। सारी चीजों को आप क्लास में ही एकदम आराम से याद कर सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान से इसको सुनिए, ध्यान से इस पर अपना कंसंट्रेशन बनाइए और बड़े आराम से इतिहास इतना सहज हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं शुरू करने के पहले आपसे कह दे रहा हूं कि क्लास करने के बाद आप सब लोग घटना चक्र पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसका जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप लेके और जैसे जैसे ये खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे बनाते चलिए, पूरा कमांड बनता चला जाएगा आपके इस विषय पर। तो आइए हम लोग शुरू करें आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, है ना। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, है ना। जब आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में चर्चा होती है तो हमें कई सारी चीजें जो है वो देखने की जरूरत पड़ती है ना। न केवल भारत के स्तर पर ही बल्कि वह कई बार हमें वैदेशिक चीजों को भी देखने की जरूरत पड़ती है। और लेकिन यहां पर हम लोग आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को शुरू करें उसके पहले कुछ चीजों की चर्चा करना मैं चाहता हूं, कुछ चीजों का आपके साथ डिस्कशन कर लेना चाहता हूं, है ना। क्योंकि वो शब्द जो हैं वो बार बार हम लोगों के पढ़ने के दौरान सामने आएगा। तो पहले मैं उन सारी शब्दावलियों को, जो 3-4 ऐसे शब्दावलियां हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उसमें पहला एक शब्दावली है जिसका नाम है साम्राज्यवाद, है ना। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म कहते हैं इसको। साम्राज्यवाद क्या है ना। साम्राज्यवाद का क्या मतलब है, तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट प्रारंभ से चला आ रहा है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज की उत्पत्ति है, ये ऐतिहासिक काल से, प्राचीन काल से ये शब्द चला आ रहा है। क्या है इसका अर्थ कि जब कोई शक्तिशाली देश, है ना, जब कोई शक्तिशाली देश
किसी कमजोर देश पर, है ना, किसी कमजोर देश पर अपने प्रभाव की स्थापना करना चाहता है, अपने प्रभाव को स्थापित करता है, तो वही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद, है ना। यानी जब कोई मजबूत देश जब अपने से कमजोर देश पर अपना शासन स्थापित करता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्राज्यवाद। और यह शब्द प्रारंभ के समयों से चला आ रहा है। अब इसी शब्द से जुड़ा हुआ कई शब्द निकला है जो समय के अनुरूप वह बदला है, समय के अनुरूप उसमें चेंजेज आए हैं। आइए एक इसी के समानार्थी एक दूसरे शब्द के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। एक शब्द है उपनिवेशवाद। ये जब हम इतिहास पढ़ेंगे भारत का तो ये सब बार बार आएगा, इसलिए मैं पहले ही इसकी चर्चा आपके साथ कर दिया। इसी का समानार्थी शब्द है उपनिवेशवाद, लेकिन नाम फिर क्यों अलग है? तो परिवेश का अंतर है, समय का अंतर है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा शब्द है। ये जो शब्द हुआ ये जब 15वीं 16वीं सदी में जब भौगोलिक खोज की घटनाएं घट रही थीं, जब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रहे थे, यानी जब दूसरे देशों का पता लगाया जा रहा था, और दूसरे देशों का पता यानी दूसरे देशों के लिए समुद्री रास्तों का पता जब ये लगाया जा रहा था, तो उन देशों पर जाकर वे लोग शासन की स्थापना करते थे। जैसे 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, है ना। तो वास्को डी गामा के भारत आने के पहले और कोलंबस के अमेरिका जाने के पहले ऐसा थोड़ी था कि भारत और अमेरिका नहीं थे। इन लोगों ने भारत और अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग ढूंढे, सी रूट्स ढूंढे गए, जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स में तेजी आ सके, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि लाया जा सके। तो ये भौगोलिक खोज जब हुए, तो भौगोलिक खोजों के बाद जब नए क्षेत्रों के बारे में पता लगा, तो कुछ मजबूत देश उन नए क्षेत्रों पर जाकर और अपनी आवश्यकता अनुसार अपना प्रभाव स्थापित किए। तो उस परिवेश में जब प्रभाव स्थापना हुआ तो उसको कहा गया उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म, है ना। तो साम्राज्यवाद प्रभाव स्थापना की ही प्रक्रिया है, लेकिन प्रारंभ से चला आ रहा यह शब्दावली है। उपनिवेशवाद भौगोलिक खोज के परिवेश में जब प्रभाव स्थापना हुआ तो उसका नाम दिया गया क्या? उपनिवेशवाद, है ना। एक इसी से संदर्भित एक और टर्म है, उसको भी थोड़ा समझिए। वह टर्म है नव साम्राज्यवाद, नियो इंपरलिज्म। ये नव साम्राज्यवाद क्या है? तो देखिए ये तीसरी शब्दावली आएगी आपके सामने, नव साम्राज्यवाद, है ना, नियो इंपरलिज्म। नव साम्राज्यवाद, ये नव साम्राज्यवाद का क्या मतलब है? जब 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, है ना, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप ब्रिटेन आदि क्षेत्रों में जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो उसको अधिक से अधिक कच्चे माल की जरूरत थी, और जो उत्पादित सामान था, उत्पादित माल था, उसको बेचने के लिए उसको बड़े बाजार की जरूरत थी। तो कभी आप देखते होंगे कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो झगड़ा झंझट में भरोसा नहीं करता, और राय से बातों को सुलझा लेने में भरोसा करता है। इसलिए आप इस समय देखिएगा कि ब्रिटेन आदि तमाम देशों ने जब अपने प्रभाव की स्थापना किया तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से किया, है ना। और इसी
औद्योगिक क्रांति के परिवेश में 18वीं सदी में जब प्रभाव स्थापना हुई तो उसको एक नाम दिया गया, क्या? नव साम्राज्यवाद, न्यू इंपीरियलिज्म, है ना। तो साम्राज्यवाद प्रारंभ से चला आ रहा शब्दावली है, बात एक ही है बाबू, प्रभाव स्थापना की प्रक्रिया, है ना। उपनिवेशवाद भौगोलिक खोज के परिवेश में जब प्रभाव स्थापना हुआ तो उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के परिवेश में जब प्रभाव स्थापना हुआ नव साम्राज्यवाद, चौथा टर्म नव उपनिवेशवाद, नियो कोलोनिज्म, है ना। नियो कोलोनिज्म, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्थापना के बाद अब जो जो देशों ने अपना उपनिवेश बनाया था वे लोग उसको स्वतंत्र करने लगे। भारत भी उसमें आजाद हुआ। तो इन जो देश आजाद हुए इन देशों को नौ स्वतंत्र देश कहा गया, है ना। इन नौ स्वतंत्र देश जब उत्पन्न हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी, और जो यूरोपीय राष्ट्र थे या वो देश जिन्होंने उपनिवेश स्थापित किया था उन राष्ट्रों को भी अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन राष्ट्रों की जरूरत थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद अब किसी भी राष्ट्र पर प्रत्यक्ष शासन की स्थापना कर पाना संभव नहीं था। नतीजा इन यूरोपियन राष्ट्रों ने जो कभी उपनिवेश की प्रत्यक्ष स्थापना करते थे, इन लोगों ने इन नौ स्वतंत्र देशों को सांस्कृतिक ढंग से प्रभावित करना शुरू किया। इनके कल्चर को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास किया। इनके खान पान, रहन सहन, बोली भाषा आदि को उन लोगों ने अपने अनुसार प्रभावित किया। और एक व्यक्ति हैं वे क्वामा एनक्रूमा घाना के राष्ट्रपति थे, और क्वामा एनक्रूमा ने ही कहा है कि ये जो अभी यूरोपीय राष्ट्र सांस्कृतिक माध्यम से जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं वह कैसा है, कैसा उपनिवेशवाद है। तो इन्होंने नाम दिया उसको क्या, नव उपनिवेशवाद। ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी कहते हैं इसको, ये कल्चरल इंपीरियलिज्म भी है ना। ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, नियो कोलोनिज्म है, नव उपनिवेशवाद है, जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हुआ है। तो चार शब्दावली मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक था साम्राज्यवाद, एक है उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद। एक शब्दावली की चर्चा मैं और आपके साथ करूंगा। एक शब्दावली की चर्चा और मैं आपके साथ करूंगा, और वह शब्दावली है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। यह भी आएगा हम लोगों की चर्चा के दौरान कई बार। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, हमेशा चर्चा में रहने वाला शब्द है ये, है ना, हमेशा चर्चा में रहता है। और राष्ट्रवाद के कई समर्थक भी हैं और कई आलोचक भी हैं। भारत के बहुत बड़े चिंतक, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के बहुत बड़े विरोधी थे। और एक बार वो जापान चले गए, और जापान गए तो उन्होंने राष्ट्रवाद के विरुद्ध में भाषण दे दिया। तो जब वो स्टेज से नीचे उतरे तो जापान की जो जनता है वो अपने राष्ट्र से बड़ी प्रेम करती है,
जब वो स्टेज से नीचे उतरे तो सब लोगों ने उनको घेर लिया और उनसे कई तरह के कंप्लेन किए, कई तरह की बातें की। लेकिन खैर वो राष्ट्रवाद के संदर्भ के उनके अपने पक्ष हैं, उनके अपनी चीजें हैं। आप बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जब रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे तो उसमें वो चीजें आपको कराई जाएंगी। यहां राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है नेशनलिज्म का, परिभाषा क्या है नेशनलिज्म का? तो परिभाषा है कि जब ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में, ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया में, है ना, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब एक इकाई के रूप में संगठित होते हैं, इकाई के रूप में संगठित होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। देखिए, ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में, ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का मतलब लंबे समय से जो प्रक्रिया चली आ रही है, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट प्रोसेस में, जब एक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी जब एक ज्योग्राफिकल रीजन में रहने वाले लोग किसी भी मुद्दे पर, चाहे वह राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, सांस्कृतिक मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे जब वे एकजुट होते हैं, जब वे इकाई के रूप में संगठित होते हैं, तो उनका वही संगठन क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। वह मुद्दा राजनीतिक भी हो सकता है, वह मुद्दा सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। किसी भी मुद्दे पे जब वे एकजुट हो जाते हैं तो वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद एक निश्चित समय की उत्पत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज से चलो भाई आज से राष्ट्रवाद का जन्म, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रवाद एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट प्रोसेस में जन्म लेता है। इसकी एक लंबी विकास की प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया से इस नेशनलिज्म को जन्म दिया जाता है। यह नेशनलिज्म जन्म लेता है ना। तो भारत का भी जो राष्ट्रवाद रहा है उसका एक लंबा प्रक्रिया रहा है। ऐसा नहीं है कि 1857 में भारत में क्रांति हो गई तो अचानक से 1857 में क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है जिसको हम 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ हमारे यहां, तब से हम उस पृष्ठभूमि को ढूंढ सकते हैं। जिस प्रकार